पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपके रखे हुए पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। अब इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाया हूँ जिसको आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने हिसाब से उस रखे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्वागत है आपका स्विंगलेस चैनल पे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है वो ऑब्वियसली एफडी का है, फिक्स डिपॉजिट। आपने देखा होगा कि आपको कई जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, एजेड पीपल, आपको यहाँ पे एडवाइस करते दिखेंगे कि आप एफडी करा लो, एफडी करा लो, सेविंग्स की एफडी करा लो। तो ये क्या होता है कि आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट मिलता है, आपको फिक्स्ड रिटर्न इसमें मिलते हैं। कितना मिलेगा, अभी अभी की बात करें तो हम आपको 6.8 टू 6.85% का रिटर्न एनुअली आपको एफडी में मिलेगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं वैसे वैसे एफडी के रिटर्न्स भी बढ़ते हैं, और इंटरेस्ट रेट जब कम होने लगेंगे तो ये एफडी के रिटर्न भी कम होते जाएंगे। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो अभी आपको 7% के आसपास का रिटर्न मिलेगा एफडी में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बॉन्ड्स का। अब मान लेते हैं कि आप थोड़े से यंग हैं और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए एफडी से, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है बॉन्ड का। बॉन्ड में भी आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं, यहाँ पे कूपन रेट बोला जाता है उसको, इंटरेस्ट को ही। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो या तो गवर्नमेंट इशू करेगी या तो आपको कंपनीज इशू करके देंगी। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट एफडी से ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर कोई थोड़ी सी ऐसी कंपनी है जिसका रिलायबिलिटी जिसकी थोड़ी कम है, वहाँ उनके कंपनी के बॉन्ड्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट यानी बड़े कूपन्स देते दिखेंगे। यहाँ तक कि आपको 11 पॉइंट समथिंग रिटर्न्स भी मिल सकते हैं एक बॉन्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये जो बॉन्ड्स होंगे वो 10 ईयर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट से इशू होते हैं, और यहाँ पे इनकी मैच्योरिटी होती है 5 ईयर्स के भी आपको देखने को मिलेंगे। और आपको शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं, कई कई कुछ मंथ्स के लिए या कुछ डेज के लिए भी यहाँ पर की आपको बॉन्ड्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो है फिजिकल एसेट। ऑब्वियसली आप गोल्ड या दूसरे कमोडिटी ले सकते हैं, और ये बहुत ऑब्वियस सा ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे कि यही अगर मुझे लेना रहता तो मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ। एक और आपके पास ऑप्शन है इसी में, जिसका है एसजीबी नाम, सोवरेन गोल्ड। ये सोवरेन गोल्ड क्या होता है, ये आरबीआई से इशूड होता है। आप ये सीरीज़ में रिलीज़ होता है, अभी लास्ट सीरीज़ इसकी फरवरी में रिलीज़ की गई थी। तो इसमें क्या होता है कि आपको आपसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, और कई लोगों से आरबीआई इन्वेस्टमेंट लेती है और बदले में आरबीआई गोल्ड लेती है। आपको फिजिकली इसकी डिलीवरी नहीं मिलेगी, बट आपका यहाँ पर आरबीआई आपके जो पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बेसिस पे वहाँ पे उतना ही अमाउंट ऑफ गोल्ड, जो प्राइस चल रही होगी वो टाइम पे, उस हिसाब से वो गोल्ड खरीद लेगा। और प्लस इसमें जो आपका आपका जो एडवांटेज होता है, जो फिजिकल गोल्ड से अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो सोवरेन गोल्ड है, एसजीबी का गोल्ड है, उसमें आपको कई एडवांटेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि आपको यहाँ पे एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको फिजिकल गोल्ड पे नहीं मिलता है। और नेक्स्ट जो एक और अच्छी चीज़ है कि आपको फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज और कई तरीके के दूसरे टैक्सेस भी देने होते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे एसजीबी में नहीं देनी होती है। और ये सब चीज़ें आपको फिजिकल गोल्ड में ये एडवांटेजेस नहीं मिलते। और एक बात है कि जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा जब आप इसको रिडीम करेंगे, और ये आपको 5 साल के बाद ही आप रिडीम कर सकते हैं इसे, और ये 8 साल की मेच्योरिटी का होता है। तो ये जब आप रिडीम करेंगे तो जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे एसजीबी के, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के। इस पे मैं और एक डिटेल वीडियो आगे बना सकता हूँ। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास है वो रियल एस्टेट का है। ऑब्वियसली अभी आप बोलेंगे कि मेरे पास इतना सेविंग नहीं है कि मैं एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ले लूँ। ठीक है, तो मैं वो भी लेने भी नहीं बोल रहा आपको। एक और ऑप्शन आपके पास है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, आरईआईटी और आईएनवीआईटीज। ये दोनों क्या करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये क्या करते हैं, आपकी तरह कई लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं, और जब बहुत बड़ा पूल जमा हो जाता है इनके पास तो वो कोई भी यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हो गया, कोई रेलवे का प्रोजेक्ट हो गया, वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और रियल एस्टेट वाले कोई जैसे कॉरपोरेट ये हो गई, बिल्डिंग हो गई, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग हो गई जैसे मॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गया, ऐसी जो आपको रेंट देगी, कमर्शियल बिल्डिंग यूजुअली ये में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे जो भी आपके पास थोड़ा सा भी, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है अब 10 to 15,000 का कर दिया गया है, पहले ये 50,000 का था।
ठीक है। तो अगर आपके पास 15,000 भी है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके बिहाफ पे मतलब आपके ही पैसे से कोई प्रॉपर्टी ली जाएगी और फिर आपको वही कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस जो उसका रेंटल होगा वो डिविडेंड के रूप में मिलेगा। ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है इंडेक्स फंड का। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, स्टॉक मार्केट होती है, वहाँ पे आपको कई प्रकार के इंडेक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, आपने नाम सुना ही होगा न्यूज़ चैनल्स पे। तो उसमें क्या होता है कि टॉप 30 या टॉप 50 निफ्टी में और टॉप 30 सेंसेक्स में यहाँ पर कंपनी को निकाला जाता है और उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है ताकि हमें एक वो मिल पाए कि आज कैसी रही मार्केट, क्या पॉजिटिव रही या नेगेटिव, एक हमको इंडिकेशन मिल जाता है। तो इसलिए इंडेक्स बनाया जाता है। तो कई ऐसे फंड्स हैं जो सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास इंडेक्स इन्वेस्टमेंट का, इंडेक्स फंड में। और यहाँ पे अगर मान लो निफ्टी 10% या 12% का रिटर्न देता है तो आपको भी 10 से 12% का एनुअली रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है। जितना आपका इंडेक्स रिटर्न देगा उतना आपको ये फंड्स भी रिटर्न देंगे। अब मान लो कि अभी आपको इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है। ठीक है। आपने बोला कि मेरे को 10-12% नहीं चाहिए, मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूँ बट मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो आपका पैसा आपकी तरह कई लोगों से फिर से पैसा जमा करेंगे, बड़ा सा एक पूल हो जाएगा, फिर वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और उनका जो मोटिव होता है वो उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, मान लो कोई फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500, तो अगर निफ्टी 500 ने 12% का रिटर्न दिया है तो उनको अपने बेंचमार्क को बीट करना है, उनको 13% का यानी 12 से ज़्यादा परसेंट का रिटर्न निकालना है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स का। और म्यूचुअल फंड्स की जो आपको, जैसे अगर आपने 10,000 का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको उसकी एनएवी दी जाएगी। ठीक है। नेट एसेट वैल्यू जो उसका एक मान लो आपको बताएगी कि कितने पे चल रहा है आपका एक इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है तो आपको यहाँ पे 10 रुपये के या 1,000 आपको एनएवी मिल जाएंगे। तो वो फेस वैल्यू जो म्यूचुअल फंड की होती है वो 10 रुपये की ही होती है। फिर उसके बाद मान लो आप 3 साल या 2 साल बाद देखते हैं उसको, तो आपकी जो एनएवी होगी वो 12-13 रुपये पे चल रही होगी, तो आपको 20-30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही जो एनएवी होती है, कई म्यूचुअल फंड्स उसे अपने एक्सचेंज पे ट्रेड भी कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ईटीएफ, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कई ऐसे फंड होते हैं जिनके एनएवी एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। ठीक है। तो वो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बाद में, अगर आपने फेस वैल्यू पे नहीं ले पाए उस पर्टिकुलर फंड को, तो आप बाद में भी ले सकते हैं उसको एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है। तो ये 7 तो आपके पास ऑप्शंस हो गए इन्वेस्टमेंट के। और आखिरी जो आपके पास ऑप्शन है वो आप खुद अगर मार्केट में उतरना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लेके, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्की है। और मुझे लगता है कि आपको, अगर आपने अभी तक कभी इन्वेस्टिंग नहीं की है तो आपको एटलीस्ट पहले इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड से 3 से 4 साल ट्राई करना चाहिए। तब तक आपको पता चल जाएगा कि कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न। जैसे मान लो अगर आपने इंडेक्स फंड में लगाया है 2 साल के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक इंडेक्स 9 से 10% रिटर्न दे सकता है एनुअली। और वहीं अब मान लो आपने 3 से 4 साल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो थोड़ी रियलिस्टिक होगी कि ठीक है भाई, ये तो मेरा जो मैनेजर है, वो जो एक्सपर्ट है वो हैंडल कर रहा था, तो उसने मेरे को 12-13% का रिटर्न दिया है एनुअली। तो अब जब मैं खुद मार्केट में उतरूंगा तो मेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि जो रिटेलर आता है अपना थोड़ा सा फंड लेकर, जो भी अपनी सेविंग्स लेकर स्टॉक मार्केट में उतरता है बिना प्रीवियस एक्सपीरियंस के, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक होती है। वो चाहता है कि मेरे पैसे डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, जबकि आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड जो एक्सपर्ट हैंडल कर रहे हैं वो भी आपको 13-14%, 20%, 22% ऐसी रिटर्न दे। तो अगर आप पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, पहले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो रियलिस्टिक होगी। ठीक है। तो डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना मैं ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली ये आपके पास एक और ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का कि आप डायरेक्ट कंपनीज के स्टॉक्स बाय कर लो अपना डीमैट खोल के।
ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए कि आपको रखे हुए पैसों का क्या करना है। अब जो भी करना है वो तो आप ही को करना होगा, मैं बस आपको बता सकता था कि कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।